हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के श्योर शॉट के बारे में जेईई मेंस में। तो हम लोग जल्दी से अपना डिस्कशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और बाकी सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह भी तो मैं दे ही रहा हूँ। आई नहीं का यार पीडीएफ पता नहीं कैसे आईपैड में कुछ ग्लिच था, डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे हुआ। तो उसका पीडीएफ मत मांगो, बाकी पीडीएफ में देता रह रहा हूँ, ठीक है। तो जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में जो फंडामेंटल अंतर होता है वो क्या होता है कि काइनेटिक्स हमें रेट के बारे में बताती है और थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। स्पॉन्टेनियस होने का ये मतलब कतई नहीं होता है कि रिएक्शन मतलब काइनेटिकली भी करने लायक है। जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे कि हम लोगों का सिलेक्शन हो सकता है तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर कोई टाइमलाइन ना बताए कि भैया 10 साल लगेंगे सिलेक्शन होने में, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो इसीलिए काइनेटिक्स की ज़रूरत पड़ी, और काइनेटिक्स की ज़रूरत पड़ने के लिए सबसे ज़रूरत पड़ी हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से रिएक्शन को क्लासिफाई करें, तो रिएक्शन को हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत तेज़ हो रही हैं, वेरी स्लो रिएक्शन जो धीमे हो रही हैं, और मॉडरेट रिएक्शन जो लैब फ्रेम ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जा रही हैं। फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल जैसे एसिड बेस रिएक्शन जो बहुत तेज़ी से होती हैं। स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन काफ़ी धीमे होता है, 6-6 महीने लगेंगे रिएक्शन होने में, तो उसे मेज़र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मॉडरेट रिएक्शन जो लैब फ्रेम ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन और द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक। अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर सकते हैं, ठीक। या फिर हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट का मेजर कर सकते हैं या प्रोडक्ट का मेजर कर सकते हैं। तो मान लो ए से भी कोई रिएक्शन हो रही है, तो अगर हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए, तो हमने मान लिया कि ए क्या होगा, टाइम के साथ कम होगा और बी टाइम के साथ बढ़ेगा। तो जो स्लोप होगा रिएक्शन का वो हमें क्या बता देगा, रेट बता देगा। तो डीवी बाई डी टी होगा पॉजिटिव स्लोप के साथ, और माइनस डी ए बाई डी टी कैसा है, निगेटिव स्लोप के साथ। निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी, और इसे लिखते हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो अगर हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में अगर इक्वेशन लिखनी हो, तो हम क्या लिखेंगे कि ए से अगर बी बन रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस डी वी बाई डी टी। इसी तरह से अगर हम एक बड़ी इक्वेशन ले लें, इस पे भी छोटे छोटे सवाल आते हैं और आते रहे हैं पेपर पे। मैंने इसका सवाल उठाया नहीं क्योंकि बहुत ही बेसिक सवाल होता है, इसे करने की जरूरत हम लोगों को सवाल की तरह से करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अगर हम ए टाइम्स ए ले लें, और ए टाइम्स ए लें, बी टाइम्स बी लें, सी टाइम्स सी लें, और डी टाइम्स डी ले लें, ठीक। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि माइनस हम क्या करेंगे, जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे 1 बाई कर देंगे, 1 अपॉन ए कर दिया। और क्योंकि रिएक्टेंट साइड में है तो माइनस लाएंगे, क्योंकि रेट जो होगा वो टाइम के साथ कम होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होगा रिएक्टेंट का। तो माइनस 1 अपॉन ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस यहाँ पे लगाया, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का रेट जो होगा वो टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन पेपर में श्योर शॉट लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसानी से लग जाएगा, ठीक। तो 1 अपॉन सी डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी 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 बाई डी टी लिख सकते हैं। तो इसी का अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन 4 डी अमोनिया बाई डी टी, माइनस 1 अपॉन 5 डी ओ टू बाई डी टी, और फिर लिखेंगे प्लस 1 बाई 4 डी एन ओ टू एन ओ बाई डी टी, और प्लस 1 बाई 6 डी वाटर बाई डी टी, ठीक। अब अगर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक। जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट डिटेक्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक। तो मान लिया हमने कोई एग्जांपल ले लिया एलिमेंट्री रिएक्शन का, और जो ऊपर है इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस पे भी क्वेश्चन आया है मेंस पे डायरेक्टली, ट्रांजिशन स्टेट कितनी बन रही है और इंटरमीडिएट कितने बनना है, ठीक। अब हम किसी भी रिएक्शन को केवल देख के ये नहीं बता पाएंगे कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत होगी, हमें एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, और उसकी हर एक स्टेप कैसी होती है, हर एक स्टेप कैसी होती है, एलिमेंट्री होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी हर एक स्टेप कैसी होगी, एलिमेंट्री होगी, ठीक। तो जैसे अगर मैंने ये ग्राफ बनाया, ऐसा ही लगभग सवाल आया था पेपर में। तो जो नीचे है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, और ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 1 2 3 है। लगभग लगभग सेम सवाल पूछा गया, और ये तो मतलब मैं हमेशा से ही बताता आया हूँ, तुम पुराने वीडियो में देखोगे तो भी दिखेगा। मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है? मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर हम इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद ईच अदर सो एज टू कॉज अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी कैसी थ्योरेटिकल टर्म है, और उसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मीनिंग नहीं होता। मॉलिक्युलरिटी केवल और केवल किसके लिए है? मॉलिक्युलरिटी केवल और केवल
थ्योरेटिकल है तो केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पर अगर रिएक्शंस को डिफाइन करें तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में इसमें मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो हैं जिनमें मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। तो इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शंस को लिखा जा सकता है। जैसे NH4NO2 को हीट किया तो N2 निकली और वाटर बना, ऐसे Br2 को H2 के साथ रखा तो 2Br रेडिकल बन गया। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस इसमें मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। जैसे अगर केन शुगर की हाइड्रोलाइसिस कर दें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने, या फिर हम एस्टरिफिकेशन कर दें, दोनों ही कैसी हैं, बाईमॉलिक्यूलर। ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती हैं उनकी मॉलिक्युलरिटी 3 होगी। तो ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन और उससे ज़्यादा मॉलिक्युलर रिएक्शन जो होती हैं वो कैसी होती हैं, रेयर होती हैं। उनको मतलब ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया जाता क्योंकि दिक्कत होती है, ठीक। मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती। क्या क्या नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी कभी भी क्या क्या नहीं हो सकती, कैन नेवर बी जीरो, फ्रैक्शन और निगेटिव, ठीक। ये नहीं हो सकती, ध्यान रखना मॉलिक्युलरिटी के बारे में, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। और 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन जो होती हैं वो रेयर होती हैं। मॉलिक्युलरिटी के बाद अगर हम देखें कि जो रिएक्शन का रेट है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। इन जनरल क्या होता है, हर 10 डिग्री राइज के लिए जो रिएक्शन का रेट है वो 2 से 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो नेगेटिव टेम्परेचर डिपेंडेंस शो करती हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इन जनरल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट व्हेन समबडी आस्क यू कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है ना। ऑलवेज नहीं यूज करेंगे क्योंकि कभी कभी नेगेटिव टेम्परेचर डिपेंडेंस भी होता है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि रेट जो है रिएक्शन का, कितने ऐसी स्पीशीज हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जिन पे उनके कंसंट्रेशन चेंज होने से रिएक्शन का रेट चेंज हो रहा है। तो ऑर्डर इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हुज चेंज इन कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली चेंजेस द रेट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए की पावर एम और बी की पावर एन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम और एन हो जाएगा, जो कि सेम नहीं है किसके, ए और बी के। ए और बी के सेम नहीं है, मॉलिक्युलरिटी कितनी है, ए और बी। अगर ए इक्वल्स टू एम हो गया और बी इक्वल्स टू एन हुआ तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन मान लेंगे। लेकिन ऐसा कतई नहीं करेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू एम प्लस एन है तो रिएक्शन एलिमेंट्री है। नहीं, ए को एम के बराबर होना चाहिए और बी को एन के बराबर होना चाहिए, ठीक। ऑर्डर कैसी है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर कैसी है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और वो जीरो, निगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर करें। मैंने इस बार डेरिवेशन भी नहीं करने हैं, डेरिवेशन सबको आते हैं करने, इंटीग्रेशन मैथ्स तुम लोग तेज है, मैं मान ले रहा हूँ इतना, तो ये कर ही लोगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जिसका रेट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे, ठीक। तो अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना होगा इसका तो देखो क्या लिखेंगे, ए नॉट था, ये जीरो था, ये किसी टाइम पे 80 हो गया, तो आर क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू ए की पावर जीरो। तो ये तो 1 हो गया, तो माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो गया, के बराबर। तो डी जो फॉर्मूला निकल आया इसके लिए क्या निकला है, के इज इक्वल टू 1/टी, ब्रैकेट में लिख दिया क्या, ए नॉट माइनस ए टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/के ए नॉट माइनस ए टी। तो के टी को हमने लिख दिया और ये हमने ग्राफ बना लिया, सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका स्लोप क्या है, माइनस के है। स्लोप कितना है इसका, माइनस के बराबर है, ठीक। चलो, अब हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ रिएक्शन की वो है जब रिएक्टेंट आधा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, जब रिएक्टेंट आधा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, आधा बचा नहीं, आधा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें टी हाफ निकालना हो तो ए टी को क्या लिख देंगे, टी हाफ लिख देंगे, और जो प्रोडक्ट बचा कितना कितना रिएक्ट कर गया उसे हम क्या लिखेंगे, ए नॉट बाई टू। तो ए टी को हम ए नॉट बाई टू रख देंगे, तो यहाँ से जो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, ए नॉट बाई टू के बराबर आ जाएगी। यानी कि जो टी हाफ है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा टी हाफ उतना ही ज़्यादा होगा। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, ए की पावर जीरो रख दीजिए, माइनस डी बाई डी टी क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर सेकेंड, और बाकी कोई चेंज है नहीं, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड क्या आ गई, यूनिट आ गई इसकी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल H2 प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जीरो ऑर्डर की ऑर्डर तो जीरो है और मॉलिक्युलरिटी जीरो हो नहीं सकती, तो कभी भी वो सिंपल रिएक्शन नहीं हो सकती, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती, वो हमेशा कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी, यही इसे हमें ज्यादा डिस्कस करना था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या मान लिया कि ए से कुछ पी बन रहा है, तो ए नॉट और ए ले लिया, तो माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर हो गया, के ए के बराबर। तो ए नॉट से ए ले गए, माइनस डी अपॉन ए किसके बराबर हो गया, के डी टी के बराबर। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, ठीक है। या फिर हम इसे इस तरह से रीअरेंज कर दें अगर मैथमेटिकली,
मैथमेटिकली कैसे रीअरेंज कर दें, इस तरह से रीअरेंज कर दें, टी को इधर ले जाएं, लॉग को ln कर दिया और इसे e टू द पावर लिख दिया kt। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a नॉट e टू द पावर माइनस kt। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो ये कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करवा जाएगा, आ जाएगा। ठीक, तो ए नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना हुआ और लॉग ए वर्सेस लॉग टी का भी ग्राफ बना हुआ है, वर्सेस टी का बना हुआ है, सॉरी। ठीक, तो ये भी ग्राफ बना हुआ है, दोनों ग्राफ बने। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल्स अगर करनी हो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ही ज्यादा सिलेबस में, मोल्स के टर्म में भी इसे देख लेते हैं। तो हमने टी इक्वल टू 0 पे ए मोल्स मान लिया, टी इक्वल टू टी पे क्या मान लिया, ए माइनस एक्स मान लिया, तो ये एक्स बन गया। तो आर की वैल्यू क्या लिखी, डी एक्स बाई डी टी के इंटू ए माइनस एक्स। dx को डिफरेंशियल इक्वेशन है k dt एक तरफ कर दिया और dx अपॉन x एक तरफ ले गया, तो ये फॉर्मूला जो बन के आया वो क्या आ गया, लिमिट लगाने के बाद k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब लोग साथ में, कोई दिक्कत नहीं। हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, जब a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a नॉट बाई टू के, जबकि a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, a बाई टू के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई टू पुट कर दी, तो यहाँ से टी हाफ की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.693 अपॉन के आ गई। यानी कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से डिपेंडेंट नहीं है। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसीलिए रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होती और हमेशा चलती रहती, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी पर सेकंड, क्योंकि मोल पर लीटर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आ जाएगी पर सेकंड। टी हाफ का अगर ग्राफ बनाए ए के रिस्पेक्ट में तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। और सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन कैसी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन कैसी हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, अगर हम nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो a की पावर n लिख देंगे, इसे डिराइव कर देंगे। ठीक, लिमिट लगा के तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी एन माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस वन। तो टी को टी हाफ रखेंगे, ए को a नॉट बाई टू रखेंगे, तो जो टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन के n माइनस वन टू रेस्ट टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर n माइनस वन। यहाँ पे n को 1 नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखना है। टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट, अगर प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे तो 1 अपॉन ए नॉट, ए की पावर n माइनस वन आ रही है और यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो टी हाफ इनफाइनाइट आ जाएगा इसलिए। और यूनिट भी ये पेपर में डायरेक्ट पूछी गई है, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस वन और सेकंड इनवर्स। तो इसे हम लोग लिख के प्रूफ कर सकते हैं हर बार, इसे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, तो मैं आराम से हो जाएगा ये काम। ठीक, अब मेथड फॉर कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमें क्लोज कंटेनर में अगर हम पीवी इक्वल टू RT को मान लेते हैं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो पी को हम पी नॉट लिख दें और टी को पीटी को, जो एन टी था उसे हमने क्या लिख दिया, एटी को हमने लिख दिया क्या, पीटी। तो के की वैल्यू 2.303 अपॉन टी पी नॉट अपॉन पीटी आ जाएगी। सिंपल, सीधा सीधा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब हम लोग थोड़े से सवाल देख लेते हैं इसके फटाफट, और इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि चैप्टर में थ्योरी कम है। काइनेटिक्स की खास बात है कि उसमें थ्योरी कम है। क्या कह रहा था, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 मिनट्स एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 मिनट्स आफ्टर द इनिशिएशन द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हमें के निकालने की जरूरत है। के फॉर्मूला हम लिख लें, क्या होता है 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, डायरेक्टली कर देते लॉग ऑफ ए एट T2 अपॉन ए एट T1, ए एट T1 अपॉन ए एट T2। ठीक, तो ये क्या हो गया 2.303 अपॉन 20 माइनस 10 लॉग ऑफ 0.04 डिवाइडेड बाई 0.03। तो ये आ गया 2.303 अपॉन 10 लॉग ऑफ 4/3। ठीक, अब बस इसमें कैलकुलेशन बची करने के लिए, तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, मैं कर देता हूँ फिलहाल। तो 2.303 अपॉन 10 लिख लो, इसे log 4 माइनस log 3 कर देते हैं। दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो इससे जो आंसर आएगा 0.1249 आ जाएगा, और इसे जब सॉल्व कर देंगे तो 0.0287 मिनट्स आ जाएगा। तो टी हाफ कितना आ जाएगा, मिनट इनवर्स आ जाएगा। तो टी हाफ कितना आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा 0.693 अपॉन के 0.693 अपॉन 0.0287 करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो 24.14 आ जाएगा मिनट्स। तो आंसर जो लिखेंगे वो हम 24 लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला दो यूज करें हम लोगों ने एक साथ, तो उसे वैसे ही लिख दिया हमने डायरेक्टली। ठीक है, चलो आगे देख सकते हैं।
अगले सवाल पे चल सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है फॉर अ सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 32% ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर। कितना बच गया है? 32% बच गया है। कितने सेकंड में? 570 सेकंड में। तो रेट कांस्टेंट में बताना है, तो के की वैल्यू कितनी होती है? 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, यही होती। अगर 32% बचा है तो हम इसे 570 लिख दें और इसे लिख दें लॉग 100 अपॉन 32। ठीक, तो ये हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई 570 इंटू लॉग ऑफ 2। इसे 100 को लिख दें क्या? 2 माइनस 5 लॉग 2 लिख सकते हैं। लॉग 32 को लिख सकते हैं ना, 5 लॉग 2। तो ये कितना हो गया? 2.303 अपॉन 570, ये 2 माइनस 1.505, तो ये हो गया 2.303 अपॉन 570 इंटू 0.495। ठीक, तो इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना भाई, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.00199 सेकंड इनवर्स। तो इसे लिखेंगे 1.99 इंटू 10⁻⁻³ यानी कि 2 आंसर लिख देंगे, क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना था। ठीक, कैलकुलेशन वाले सवाल है, सवाल में दम बिल्कुल नहीं होती। इसकी खास बात तो यही है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ट्वाइस NO प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस NOCl। दिस रिएक्शन वाज स्टडीड एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? देखो, अगर ये दोनों हमने कांस्टेंट लिए, ठीक, ये दोनों हमने कांस्टेंट लिए हैं, पहला और दूसरे एक्सपेरिमेंट को देखो तो हमने क्या लिया? पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने 0.1 है NO कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन Cl2 का डबल हो रहा, तो ये भी ऑलमोस्ट डबल हो रहा, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, क्योंकि डबल करने पे डबल हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में जा रहा। अब जरा दूसरे वाले को देखना, इसमें इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.2 और इसका 0.2, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया। जब इसे किया तो ये डबल हुआ, तो ये कितने टाइम्स हो गया? ये 4 टाइम्स हो गया, यानी कि इसका स्क्वायर आ गया। तो जो रेट लॉ लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे? NO का होल स्क्वायर इंटू Cl2। तो जो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए गैस गिव्स टू बी गैस प्लस सी गैस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम वाज फाउंड टू बी दिस which increased to 1600 mm after 10 minutes. The total pressure of the system after 30 minutes हमसे पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी आया है, इसलिए ऐसे सवालों को हम लोगों ने उठाया है। तो देखते हैं, क्या ए गैस था, इससे क्या हुआ? 2B गैस, तसल्ली से लिख लो इसे, और सी गैस। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पे इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो 800 है, ये दोनों थे नहीं। t इक्वल्स टू 10 पे ये 800 में से कुछ p गया होगा, तो ये 2p बन गया होगा और ये p बन गया होगा। एट t इक्वल्स टू 10 मिनट्स पे जो p टोटल है वो कितना होगा? रिएक्शन को देख के लिखें तो 800 माइनस p प्लस 2p प्लस p, और जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1600, तो 2p की वैल्यू आ गई 800, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 400। जब p की वैल्यू 400 mm ऑफ मरकरी आ गई, तो हम इससे k निकालने, क्योंकि हमें 30 पे निकालना है, तो k की वैल्यू निकाल लो। k की वैल्यू कितनी हो गई? 2.303 अपॉन 10 लॉग ऑफ 800 बाय 400। ठीक, तो ये कितना हो गया? 0.693 अपॉन 10, यानी कि 0, इसे ऐसे ही रहने देते। अच्छा, 0.693 इंटू लॉग 2 लिख लो इसे, क्योंकि हमें 30 पे निकालना है। थोड़ा इसे सेट करके लिखोगे हाथ को तो अच्छा रहेगा। लॉग 2 लिख लो, विच इज इक्वल्स टू, अगर हम 30 पे निकालेंगे तो हमें टोटल प्रेशर नहीं पता है, तो ये 30 हो गया, इंटू लॉग ऑफ 800 अपॉन 800 माइनस पी। अगर हमें पी पता लग जाए तो पी टोटल निकाल लेंगे। हमें वही पी प्राइम अगर पता लग जाए तो हम टोटल प्रेशर निकाल पाएंगे ना। 30 पे भी क्या हुआ? 800 माइनस पी प्राइम और पी प्राइम। ठीक, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 2.303 से कट गया, तो ये आ गया 3 लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 800 अपॉन 800 माइनस पी। अगर देखो हम वो रख देते ना 0.693 अपॉन 10, तो आगे सॉल्व करने में थोड़ी सी तकलीफ आती। इसे लिख लो क्या? लॉग 8 इज इक्वल टू लॉग 800 अपॉन 800 माइनस पी। तो 8 इज इक्वल टू एंटी लॉग ले लिया दोनों तरफ से, ये कैंसिल हो गया, 100 बचा। तो जो पी प्राइम की वैल्यू आ गई वो आ गई 700। ठीक, तो पी टोटल कितना आ गया?
पी टोटल जो था वो क्या था, पी इनिशियल था प्लस 2p था, तो ये हो गया 800 प्लस 2 इंटू 700, यानी कि आ गया 2200 आ गया। सही है, तो आंसर क्या लिख देंगे, 2200 mm ऑफ मर्क्यूरी लिख देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन इज गिवन बाय। अब हमें गैस फेज रिएक्शन दिया तो लिख लेते हैं लेट द रिएक्शन इज। अब रिएक्शन में मिनिमम रिएक्शन के लिए क्या मानना पड़ेगा कि ए से बी प्लस सी बन रहा है, ऐसे ही मानना पड़ेगा। कि अगर ए से बी मानते हैं तो फिर पी टोटल और पी आई सब बराबर ही हो जाते, कोई फायदा नहीं होता। इसे पी टी इक्वल टू जीरो पे इसका प्रेशर हमने पी आई ले लिया, जीरो जीरो ले लिया, पी इक्वल टू टी पे हमने ले लिया पी आई माइनस पी, ये पी हो गया, ये पी हो गया। तो पी टोटल जो था वो कितना हो गया, पी आई प्लस पी के बराबर हो गया, तो पी की वैल्यू आ गई पी टोटल माइनस पी आई के बराबर आ गई। अब फॉर्मूला यूज कर लो, के इज इक्वल टू क्या हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी आई अपॉन पी आई माइनस पी टी माइनस पी, उठा के वैल्यू पुट कर दो तो 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। अब ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऐसा ऑप्शन ए आ रहा है, तो काम खत्म हो गया हमारा। ये ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना, इसमें लॉग नहीं दिया हुआ है ना, तो आंसर ए आ गया। अब ये सवाल पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दैट गोज फ्रॉम ए टू बी इन 3 स्टेप्स एज शोन। 3 स्टेप में जा रहा है और हमसे पूछा है चूज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट आसान है, तो हम बताएंगे नंबर, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इंटरमीडिएट क्या होगा, जो घाटी में है वो है, और जो टॉप पे है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट्स है। ट्रांजिशन स्टेट का या फिर इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस कह लो, एक ही बात है। ट्रांजिशन स्टेट को या नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कर लो, एक ही बात है। ठीक, तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट आ गई, 3, और इंटरमीडिएट आए 2, और जो सबसे बड़ा हम पा रहा है वो स्टेप 2 में आ रहा है, देखो, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे हम क्या कहेंगे, आरडीएस भी कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो 2 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और 2 और 3 आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। इंटरमीडिएट 2 बन रहे थे और ट्रांजिशन स्टेट कितनी बन रही, 3 बन रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से हो गया। अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें हमें एक इक्वेशन दे रखी होती है और हमें रेट लॉ डेराइव करना पड़ता है और ऑर्डर बताना पड़ता है रिएक्शन का, हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म भी गिवन होती है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, कह रहा है कैलकुलेट द रेट लॉ ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ट्वाइस O3 गिव्स थ्राइस O2। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज एज फॉलोज, O3 से O2 प्लस O बना और O3 प्लस O बन के 2O2 बन गया। तो क्या हुआ, तो हम जो स्लो स्टेप होती है उसके लिए रेट लॉ लिखते हैं, R इज इक्वल टू लिखेंगे K2O3 इंटू O, और रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होना चाहिए, तो लिख देते हैं इन द फाइनल रेट लॉ इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर, इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर। ठीक, तो हम ऊपर वाले जो के इक्विलिब्रियम है फास्ट है, उससे हम क्या करेंगे, O2 इंटू O डिवाइडेड बाई O3, तो O की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम इंटू O3 बाई O2। ठीक, उठा के यहाँ पे पुट कर देते, उठा के इसे यहाँ पे पुट कर दें, तो उठा के पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K2 इंटू के इक्विलिब्रियम O3 का होल स्क्वायर इंटू O2 की पावर -1। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, ओवरऑल ऑर्डर जो आ गया वो आ गया 2 - 1 यानी कि 1 आ गया। ठीक, इसी तरह का एक आया हुआ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर सा। क्या कह रहा था, रिएक्शन ट्वाइस NO प्लस Br2 गिव्स ट्वाइस NOBr टेक्स प्लेस थ्रू द मैकेनिज्म एज शोन इन द फिगर, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ओवरऑल ऑर्डर निकालना है इस रिएक्शन का, तो कैसे निकालेंगे, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्लो स्टेप के लिए लिखेंगे तो हो जाएगी NOBr2 इंटू NO। ठीक, फास्ट रिएक्शन से क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम लिख लेंगे, के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, NOBr2 डिवाइडेड बाई NO इंटू Br2। तो NOBr2 की वैल्यू कितनी निकल आई, क्योंकि वो तो रिएक्टेंट में था नहीं, तो हो गई के इक्विलिब्रियम इंटू NO इंटू Br2। यहाँ पे उठा के पुट कर दें तो R की वैल्यू के इंटू के इक्विलिब्रियम आ जाएगी, और NO
का होल स्क्वायर इंटू Br2 आ जाएगी, तो ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा वो 2+1 यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऑर्डर आएगा 3। बात समझ में आ रही? आसानी से सिंपल सवाल है यार, इनमें तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी, जरा सी भी, कैसी भी तरह की, है ना। चलो आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट की हम लोग पहले से बात कर चुके हैं कि हर 10 डिग्री राइज के लिए रिएक्शन का जो टेम्परेचर मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो कितने टाइम्स होता है? 2 to 3 टाइम्स होता है। इन जनरल हम उसे 2 ही मान लेते हैं। और ये डिपेंडेंसी सबसे पहले समझाई अरेनियस ने एक इक्वेशन दी जिसमें ये बताया कि टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंडेंट होता है। तो के की वैल्यू के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। हमारे पास इक्वेशन आई, तो के है हमारा रेट कांस्टेंट, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, ई ए को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है। तो हमने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पे एल एन के वन और एल एन के टू वैल्यू निकाली, दोनों को माइनस कर दिया, जिससे जो हमारा काम का फॉर्मूला निकल आया वो क्या आ गया, लॉग ऑफ के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2 आ गया। ठीक। अब नॉर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंस की रिएक्शन जो होती है, इसमें जब रेट बढ़ाने टेम्परेचर बढ़ाते तो रेट कम होती है। उसका एग्जांपल ये रिएक्शन है, अगर कोई पूछे तो बता देना, इन जनरल पूछेगा नहीं। ठीक। तो जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट होता है वो ई पे डिपेंड कर रहा है। ई अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ये अगर पॉजिटिव है, सिंगल स्टेप की हमेशा पॉजिटिव या जीरो ही हो सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर से एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसका ई नेगेटिव आ रहा है ओवरऑल, तो फिर उल्टा टेम्परेचर डिपेंडेंस देखने को मिलेगा। ठीक। तो अब सवाल लगा लेते हैं इसके छोटे छोटे से। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी वाले सवाल लाओगे तो एक तरह की तकलीफ आती है कि सवाल की जो लेंथ होती है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में न्यूमेरिकली बढ़ जाती है बहुत, है ना। तो क्या कह रहा है, द फॉर द रिएक्शन ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम डी, लॉग के और 1/t का ग्राफ बना हुआ है और स्लोप हमें दिया हुआ है। द टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 10⁻⁻⁴ सेकंड इनवर्स। तो हमें पता है क्या कि लॉग के टू बाई के वन किसके बराबर होता है, ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2 के बराबर है। ठीक। अब हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट कांस्टेंट है वो कितना है, वो हमारे पास 10⁻⁵ है। और हमें निकालना है किस पे, हमें निकालना है टेम्परेचर निकालना है। ठीक है। तो ये हो गया लॉग ऑफ T2 कितना हो गया, 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 10⁻⁻4 ई ए अपॉन 2.303 आर, ये हो गया 1/T1 माइनस 1/500। अब ई अपॉन आर की वैल्यू जो तुम्हें दे रखी है, वो स्लोप दे रखा, वो कितनी दे रखी है, 1000। तो ये हो गया कितना, लॉग 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 10,000 1/T1 माइनस 1/500। तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1/T1 माइनस 1/500। ठीक। तो यहाँ से क्या करें, तो इसे लिख लें T1 इंटू 500 इज इक्वल टू, माइनस अंदर ले जाएं और इसे लिख दें क्या, 500, इसे डिवाइड बाई 10,000 कर देते हैं। 500 माइनस माइनस को अंदर ले गए तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये हो गया T1 के बराबर। ठीक। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो का, ये आ गया 20। तो ये आ गया T1/20 इज इक्वल टू -500 प्लस T2 प्लस T1। ठीक। तो ये हो गया कितना, 500 इज इक्वल टू हो गया T1 माइनस T1/20। तो 19/20 इज इक्वल टू 500 हो गया। तो T1 की वैल्यू जो आ गई वो 500 इंटू 20 डिवाइड बाई 19 आ गई। अब इसे यार सॉल्व कर देना, तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 526.31। ठीक। तो ये आ गया आंसर, कितना आ गया, 526 लिख देंगे। केवल कैलकुलेशन करनी थी, निखर कैलकुलेशन और सवाल में दम नहीं होती। काइनेटिक्स का सवाल पेपर में नहीं छोड़ा जा सकता, है ना। अगला क्या कर रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये भी सवाल में क्या करना, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, करते हैं। फॉर्मूला सेम लग रहा है, देख लो हर सवाल में एक ही चीज हो रही है बार बार, इसीलिए मैंने थोड़े ही सवाल लिए हैं इसके। 2.303 आर
1/T1 माइनस 1/T2। ये हो गया कितना, 5 टाइम्स हो गया, तो इसे 5 लिख दिया। EA/2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314, 1/27 के लिए लिख दिया 300 और 52 के लिए लिख दिया 325। इसे लिख लो 0.7। log 5 की वैल्यू सबको पता है 0.7 होती है। EA/2.303 इंटू 8.314 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 325। तो यार ये निकालना है, बहुत गणित लगानी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भयंकर सी। तो 0.7 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 325 डिवाइडेड बाई 25। इसे सॉल्व कर दोगे तो 52.727 किलो जूल आ जाएगा आंसर। तो आंसर हम जो लिखेंगे वो 52 लिख देंगे। ठीक, केवल और केवल निखर कैलकुलेशन, सवाल बड़ा नहीं होता है, आराम से लग जाता है। अगला कह रहा है इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज 80.9 किलो जूल, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज ई टू द पावर माइनस एक्स। तो देखो क्या कर रहा है, एन अपॉन एन नॉट जो होता है ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग sufficient energy to cross over the barrier। ठीक, और जो बैरियर पार कर जाएंगे वो किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू होगा माइनस ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी के बराबर, जो कि है ई टू द पावर माइनस एक्स के बराबर। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू आ गई ई ए अपॉन आर टी के बराबर। ई ए की वैल्यू हमें दी है 80.9 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू दे रखी 8.31 इंटू टेम्परेचर दे रखा है 700। ठीक, तो यहाँ से x को सॉल्व कर दोगे तो 13.9 आ जाएगा। तो जो आंसर हम मार्क करेंगे वो कितना मार्क करेंगे, 14 मार्क करेंगे। तो ई टू द पावर माइनस 14 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने काइनेटिक्स के भी सारे कॉन्सेप्ट देख लिए और 10 एक क्वेश्चन लगा लिए, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा जल्दी से। अगला चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं, कौन सा लें, सॉल्यूशंस लेंगे, तो सॉल्यूशंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, चलो बाय।